एलएलपी एक्ट डिस्कस कर रहे थे, क्लास 2। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में देखते हैं क्या 81 सेक्शन 4 शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल किस चीज का था? एलएलपी का, म्यूचुअल राइट ड्यूटी। सेकंड शेड्यूल प्रोसीजर पार्टनरशिप को एलएलपी में बदलने का। शेड्यूल 3 प्राइवेट कंपनी को किस में बदलने का? एलएलपी में। शेड्यूल 4 अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में बदलने का। ओके, ये पढ़ा। 2009 से ये एक्ट एप्लीकेबल है। सेक्शन 4 कहता है पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे नहीं लगता। चलो, एक नई तरह का कॉर्पोरेट फॉर्म है। फायदा क्या? पार्टनरशिप की तरह फ्लेक्सिबिलिटी है, अपना पार्टनर बनाओ, रूल बनाओ अपने, लेकिन पार्टनरशिप की तरह लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, वो कंपनी की तरह है। इसलिए हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें थोड़ी क्वालिटी कंपनी और थोड़ी पार्टनरशिप लेके बनाया, पर मोस्ट ऑफ द प्रोविजन किसकी तरह है? कंपनी की तरह। यहां पे क्लियर सेक्शन 4 कहता है पार्टनरशिप एक्ट तो भूल जाओ, इस पे नहीं लगता, कंपनी के रूल फिर भी लगते हैं। ये बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि कंपनी की तरह परपेचुअल सक्सेशन है, डेथ से खत्म नहीं होता। बायलो बनती है, बायलो खत्म करने से ये खत्म होती है। इसको मैनेज किसके थ्रू करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के थ्रू। और इसका एप्लीकेशन कैसे जाता है? ऑनलाइन जाता है। कैसे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइड में। किसको? आरओसी को। हर स्टेट की कैपिटल में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है वही एलएलपी का रजिस्ट्रार है, समझो, वही उसके अंडर ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है। उसे एक एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है कि एलएलपी का काम भी तू ही संभाल। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये एलएलपी काम करती है। एलएलपी में कितने पार्टनर होते हैं जी? अंचल बताएंगी। ज्यादा से ज्यादा कितने? एक मिनट सुनो, कितने? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा वीर? कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। कम से कम 2, मैक्सिमम कितने भी पार्टनर हो सकते हैं एलएलपी में, कोई दिक्कत नहीं। एलएलपी बनाने के लिए कंपनी की तरह मेमोरेंडम आर्टिकल होता है, जैसे कंपनी में होता है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रीतिका बताएंगे एलएलपी में क्या होता है। जैसे पार्टनरशिप में डीड होता है, कंपनी में मेमोरेंडम आर्टिकल होता है, तो एलएलपी में क्या होता है? एलएलपी अग्रीमेंट। एलएलपी अग्रीमेंट। जब एलएलपी बनाओगे तो एलएलपी अग्रीमेंट अटैच करोगे, डिटेल दोगे सभी पार्टनर्स की, उनके नेम, सरनेम, बिजनेस लोकेशन, बाकी सारी चीजें बताओगे तो एलएलपी रजिस्टर्ड होगी। कहां से? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। ये बॉडी कॉर्पोरेट है। हाँ जी, सहज बताएंगे। इसको थोड़ा सा इधर करो, वो ये आ रहा है एरिया, इधर करो ना, ना उल्टा उल्टा, बस। हाँ जी, क्या पूछ रहा था? एलएलपी अग्रीमेंट, वो तो होगी बात। एलएलपी अग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा ये अपने बात किया। हाँ, एलएलपी में मेमोरेंडम आर्टिकल की तरह क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आप मिलकर डिसाइड करेंगे। क्या एलएलपी में कॉमन सील होती है? कौन साइन कर देंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। जी आप बोलो, कितने होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर? एक, एक, 3, 2, कितने होते हैं? एक के कोई रूल नहीं है, कितने बना लो, या 2 या 3, कितने? 2। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी हैं, जिनकी जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है?
सारे डॉक्यूमेंट साइन करना, अग्रीमेंट पे साइन करना। कल को फॉर्मेलिटी पूरी ना की एलएलपी मैंने तो किस पे एक्शन होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर पे। इनको क्या लेना पड़ता है डेजिग्नेटेड पार्टनर को? यस, DPIN, यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे डायरेक्टर को डिल लेना पड़ता है, वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। हाँ, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है, वीर बताएंगे। कोई भी बना लो, मतलब हाँ जी, ये कह रहे हैं पागल नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, सही है। हु कैन बी द मेंबर, यानी पार्टनर ऑफ द एलएलपी, ओनली पार्टनर वर्ड है। हु कैन बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी, बस। हाँ जी, ये कह रहे हैं कंपनी बन सकती है एलएलपी में पार्टनर, और पार्टनरशिप भी बन सकती है। नो, एलएलपी बन सकती है। एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में क्या बन सकती है? मेंबर। कंपनी भी बन सकती है और इंडिविजुअल भी, याद रखना। क्या? हाँ जी, अक्षरा बताएंगे क्या ऐसा हो सकता है? एक एलएलपी में कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, राम श्याम अनिल सुनील है ही नहीं, सारे पार्टनर सारे मेंबर कंपनियां हैं। 6 कंपनियां हैं, एक्स वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, ऐसे। वो तो डेजिग्नेटेड तो चलो बाद की बातें हुई, क्या सारी कंपनी मिलके एलएलपी बना सकती है कि नहीं? प्रगति, ये कहते हैं एक दो तो दिमाग वाले होने चाहिए। सारी कंपनी होगी नॉन लाइविंग, तो सोच थिंक टैंक कौन होगा, सोचेगा कौन? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आगे नहीं। क्या सारी कई कंपनियां मिलके एक एलएलपी बनाए, उनके साथ एक भी इंडिविजुअल चलता फिरता आदमी मेंबर यानी पार्टनर ना हो? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, कोई रोक नहीं। लेकिन आप सही सोच रहे हो, अगर सारी कंपनी बन गई काम चलेगा कैसे? मीटिंग कौन करेगा, कौन डिसीजन लेगा? सारे नॉन लाइविंग लोग, तो फिर क्या बताएगा? ये कंपनी किसको अपॉइंट करेंगी? नॉमिनी, किसी अपने इंडिविजुअल को आगे क्या बनाएंगी? नॉमिनी, और वो बनेगा क्या? डेजिग्नेटेड पार्टनर। लिखा भी है, अगर किसी एलएलपी में नॉन इंडिविजुअली मेंबर हो तो क्या होगा उस केस में? कंपनीज या बड़ी कॉर्पोरेट अपना क्या बनाएंगे? नॉमिनी, वो बनेंगे डेजिग्नेट। और ये जो 120 दिन वाला रूल है ना, ये किस पे है? डेजिग्नेटेड पे। दोनों में से एक, दोनों में से एक क्या हो? 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। यानी सिंपल पार्टनर बनने के लिए कोई 120 दिन का रूल नहीं। क्या फॉरेनर भी क्या एक एलएलपी इंडिया वाली में पार्टनर बन सकता है? यस, पर डेजिग्नेटेड बनने के लिए एक फॉरेनर चलेगा जो इंडिया में रहते ही नहीं, पर एक तो कम से कम इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो। क्लियर? बोलो, एलएलपीवीएल। अब एक बात बताओ, एक कंपनी किसी और कंपनी के शेयर खरीद ले, एक कंपनी एक्स लिमिटेड किसी टी लिमिटेड के शेयर खरीद ले, टी लिमिटेड की मीटिंग में वोट डालेगी कैसे एक्स लिमिटेड? हाँ जी, कोई भेजेगी ना किसी को, भाई टी लिमिटेड की मीटिंग है, शेयर होल्डर वोट डालेंगे, तो कंपनी तो मीटिंग अटेंड ही नहीं कर सकती ना। कंपनी किसको बना के भेजेगी? नॉमिनी। नॉमिनी, वो आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, कंपनी की तरफ से जो वो वोट डाल देगा समझो कंपनी का वोट है। चलिए, चलो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कंपनी की मीटिंग में वोट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। चैक के पास 500 वोट और मान लो अक्षरा के पास 1000 वोट, तो आपको वोट बराबर नहीं मिलेंगे, मतलब शेयर 500 इनके पास 1000, आपको डबल वोट मिलेंगे। अगर उन्होंने 100 शेयर का एक वोट बना दिया, चैक को 5 वोट मिलेंगे, अक्षरा को 1000 शेयर है 10 वोट मिलेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग वोट।
अक्षरा के पास 10 वोट हैं, ये कहती है, वोटिंग हो रही है, मिस्टर डी इज टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी और नॉट, करो वोट। अक्षरा 5 वोट फेवर में डाल देती है, 5 अगेंस्ट, 5 वोट डालती है हाँ डी को क्या बनाना चाहिए डायरेक्टर, 5 वोट डाल देती है नहीं बनाना चाहिए, 10 वोट ऐसे यूज कर लिए। कैसा कर सकती है? यस, अलाउड, अलाउड। आप अपने वोट थोड़े थोड़े अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हो। तो कई बार माइंड में आता है वोट बेकार कर ली अक्षरा ने, तो अपने 5 यस 5 नो। अगर ओआर पास हो रहा है कंपनी की मीटिंग में, सिंपल आधे से ज्यादा वोट वाला, फिर तो वाकई वोट खराब हो गई, 5 अगेंस्ट 5 फिर। लेकिन कंपनी के बड़े फैसले एसआर से होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसमें यस जो कर रहा है, मान लो 1 वोट यस, तो उसको काटने के लिए 3 नो वाले चाहिए, या 1 नो कर रहा है उसको अप्रूव करने के लिए 3 क्या चाहिए? यस। अगर परव ने कह दिया डी इज नॉट टू बी अपॉइंटेड, तो डी पॉइंट कब होगा? जब 3 गुना लोग यस बोलेंगे। तो अगर परव ने एक बार यस बोला, 1 वोट नो में डाला, तो इसने नेगेटिव ज्यादा कर दिया, वेस्ट नहीं किया, नेगेटिव ज्यादा कर दिया। 1 नो 3 यस चाहिए उसको अप्रूव करने के लिए, समझ गए ना? कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें जितने लोग नो कर रहे हैं उससे ट्रिपल हां करेंगे तो पास होगा फैसला, वरना नहीं। जैसे मान लो आपा कहीं अपनी मीटिंग है शेयर होल्डर, आप सबके पास मान लो 1 वोट है 1 मिनट के लिए, और फैसला इतना इंपॉर्टेंट है कि आधे वाले से नहीं बनेगी बात कि आधे लोग हाँ कर दें, आधे देख लेते हैं जिसके ज्यादा है। आम इलेक्शन तो हमारे मेजोरिटी चलती है ना आधे से ज्यादा, लेकिन कुछ बड़े फैसले आधे नहीं, स्पेशल होते हैं। जैसे इस क्लास का एक बड़ा डिसीजन है जो किससे होना चाहिए? एसआर से। मान लो है नहीं, मान लो, कहीं घबरा जाओ इतने में ही, मान लो ये डिसीजन लिया गया, एक स्टूडेंट कहता है जी दिवाली की 15 छुट्टियां कर दो, 15, और इसके लिए क्या पास करना है? एसआर। क्लास में बैठे 10 लोग कह रहे हैं अगर एसआर पास करना है ना करो, 10 लोग कह रहे हैं ना करो। सर 15 कोई बात थोड़ी है, 15 में तो सारा साफ हो जाएगा। अब उनकी बात नो कह रहे हैं, ना करो, 15 10 लोग, 30 लोग चाहिए कर दो, 3 गुना कह दें कर दो छुट्टी, तो समझो क्या पास हो गया? कर दो पे एसआर पास हो गया, फिर तो होगी बस। 32 लोगों ने वोट डाला कर दो छुट्टी, 15, और 10 ने कहा नहीं करनी, तो 32 3 गुना से ज्यादा ने क्या कह दिया? कर दो, तो समझो होगी। समझे? वैसे बता रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, वैसा होता नहीं है, आप तो एक आधी करते हैं, पर वैसे कह रहा हूं मैं भाई। कुछ बड़े फैसले किससे होते हैं? एसआर से, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी में भी ऐसा हो, नॉलेज के लिए बताया मैंने, चलो भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। एलएलबी तो आप ये पढ़ रहे थे, साथ साथ पढ़ते जाओ। मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट वाला एलएलपी एग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा था? 21O। 21D बॉडी कॉर्पोरेट का था, 21D। और सेक्शन 21N मीनिंग बता रहा था एलएलपी का, मीनिंग ऑफ एलएलपी, जो एलएलपी एक्ट से रजिस्टर्ड होती है। 2 क्लोज 1 सब क्लोज N। 21D बॉडी कॉर्पोरेट, 21N मीनिंग, 21O अपने को एलएलपी एग्रीमेंट का बता रहा था। चलो सेक्शन 6 मिनिमम मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, बात हो गई, कितने होंगे? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। 14C कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी, ना हो तो डेजिग्नेटेड के साइन। म्यूचुअल एजेंसी होती है कि नहीं? हर एलएलपी का पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता। हाँ एलएलपी ने उसके जिम में कोई काम लगाया है, वो काम कर रहा है, एलएलपी की तरफ से ऑथराइज है, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए डील, तो एलएलपी लायबल है, नो डाउट, पर वो दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं। आम पार्टनरशिप 32 वाली में सेक्शन 18 और सेक्शन 6 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाता है, एलएलपी में ऐसा नहीं।
ठीक, इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट के पास है, अगर कोई गड़बड़ की खबरें आए तो एलएलपी की इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है। ये 55, 56, 57 किसके थे? शेड्यूल 2, 3, 4 के सेक्शन भी थे, शेड्यूल नंबर भी था। ई फाइलिंग होती है एप्लीकेशन। चलो, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दोबारा है, ऊपर पढ़ ली थी। बॉडी कॉर्पोरेट क्या? कंपनी की तरह। कंपनी, कंपनी का सेक्शन क्या था? 2 क्लॉज 20, कंपनी, मीनिंग कंपनी का। तो कहता है बॉडी कॉर्पोरेट कौन है? हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि कंपनी में वो सारे फीचर हैं। सेपरेट एंटिटी, डेथ से खत्म नहीं होती, परपेचुअल सक्सेशन, अपने नाम से केस करना, अपने नाम से प्रॉपर्टी लेना, ये कंसेप्ट जो है बॉडी कॉर्पोरेट का है। बॉडी कॉर्पोरेट ज्यादा वास्ट है या कंपनी? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में की डेफिनेशन में कंपनी आती है, ठीक है ना। पर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, उसमें कंपनियां तो आएगी सारी, प्लस एलएलपी भी आ गई, क्योंकि एलएलपी भी क्या है? फीचर वही रखती है, डेथ से खत्म नहीं होगी, परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी का अपना नेम, नेम कहने में एलएलपी होता है, और एलएलपी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यस, 32 वाली पार्टनरशिप तो ऑप्शनल था, करवाओ ना करवाओ। 58(1) सेक्शन 69 ये सब पार्टनरशिप एक्ट 32 में थे, लेकिन एलएलपी तो बाय लॉ बनाने से बनती है, रजिस्टर्ड होती आरओसी से। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी एक्ट वाली कंपनी भी आती है, और उसमें क्या आता है? एलएलपी भी आती है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में, और फॉरेन की एलएलपी भी आती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आ गया? सारी कंपनी आ गई, सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कंपनी सारी आती है, इंडिया की भी, फॉरेन वाली की भी। और क्या आती है बॉडी कॉर्पोरेट में? एलएलपी। और क्या आता है बॉडी कॉर्पोरेट में? फॉरेन की एलएलपी भी। इंडिया के बाहर वाली कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ है। इंडिया की कंपनी, फॉरेन की कंपनी, इंडिया की एलएलपी, फॉरेन की एलएलपी, सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन ये बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं गिना गया इनको। किसको? कॉर्पोरेट सोल। ये प्रोप्राइटरशिप है फॉरेन कंट्री में, वहां ना उसे अपने तो प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, वहां क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सोल। वहां ना प्रोप्राइटर की लायबिलिटी भी क्या होती है? लिमिटेड। इसलिए वो आप उसे कंपनी जैसा समझ लेते हो कि लायबिलिटी लिमिटेड, तो भी कंपनी की तरह लायबिलिटी लिमिटेड होती है वहां प्रोप्राइटर की, तब भी वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना गया, प्रोप्राइटर फॉरेन वाला। ठीक, कॉर्पोरेट सोल। सोसाइटी का अपना एक्ट है, सोसाइटी का अपना एक्ट है, सोसाइटी उसके अंडर बनती है, वो इस डेफिनेशन में कवर नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट में। और कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी नहीं है, एलएलपी भी नहीं, गवर्नमेंट उसे बॉडी कॉर्पोरेट माने तो माने, ठीक है ना। वैसे बॉडी कॉर्पोरेट में नॉर्मली कंपनियां आती हैं सारी, इंडिया वाली 220 वाली या फॉरेन वाली, इंडिया के एलएलपी, फॉरेन की एलएलपी। इसमें ना इंडिया के प्रोप्राइटर आते, ना कॉर्पोरेट सोल फॉरेन वाले आते इस बॉडी कॉर्पोरेट में, ना सोसाइटी। सोसाइटी अलग, सोसाइटी की पहचान है सोसाइटी, क्लियर, अलग कैटेगरी है सोसाइटी। बिजनेस, सेक्शन 2 क्लॉज ई। बॉडी कॉर्पोरेट का कौन सा सेक्शन है? 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। बिजनेस सेक्शन 2 क्लॉज ई क्या कहता है? बिजनेस में क्या आता है? हर ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बिजनेस के मीनिंग में क्या आता था? ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। वहां सर्विस वर्ड नहीं था, यहां पे डेफिनेशन में क्या है? ट्रेड, सेल परचेज। बिजनेस में प्रोफेशन भी आता है, सी एडवोकेट। बिजनेस में सर्विस प्रोवाइडर, सब हेयर ड्रेसर वो। ऑक्यूपेशन जैसे प्रॉपर्टी डीलर, जिनके पास डिग्री नहीं, सर्विस दे रहे हैं, सब लोग इसमें आते हैं। यानी कि बिजनेस में ट्रेडिंग भी आ गई, सर्विस, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन भी आ गया। एक्सेप्ट जिसे गवर्नमेंट बिजनेस में ना माने वो बिजनेस नहीं है। जैसे सरकार ने एग्जाम्प्ट कर दिया कि इसे बिजनेस ना मानो, इन लोगों को बिजनेसमैन ना मानो, कोई चैरिटी का काम या कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो ठीक है, बिजनेस में ना हो। फिलहाल बिजनेस में क्या आता है? ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, सर्विस। सेक्शन 2 क्लॉज ई।
डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन जो दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में, डेजिग्नेटेड पार्टनर वही है जिसे सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड मानता है। यानी ये डेफिनेशन कुछ बता ही नहीं रही, इसके लिए डेफिनेशन खुद आगे रेफर कर रही है। कहां जाओ? सेक्शन 7 में जाओ, सेक्शन 7 बताएगा वही डेजिग्नेटेड है। तो कौन है डेजिग्नेटेड? बता चुका हूं, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी फॉर्मेलिटी करने की, साइनिंग अथॉरिटी है, जो इंडिविजुअल होना चाहिए डेजिग्नेटेड, चाहे वो डायरेक्ट इंडिविजुअल हो या कंपनी का नॉमिनेटेड मेंबर हो। और दो डेजिग्नेटेड में से एक क्या चाहिए? 120 दिन इंडिया में रहा हो। सेक्शन 7 आगे बता देगा, ठीक है। 21J कहता है सेक्शन 7 में जो लिखा गया वही डेजिग्नेटेड है। एंटिटी 21 के जे के बाद के कहता है एंटिटी का मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट, इसके अंदर ये सारे सेक्शन के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप एक्ट वगैरह के अकॉर्डिंग जो है वो सारे लोग इसमें कवर हैं। यानी कोई खास डेफिनेशन, वो कहता है एंटिटी वर्ड क्या है, सारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनको, उनके लिए क्या वर्ड यूज करता है ये? एंटिटी। बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, और इन सब सेक्शन, ये सेक्शंस में हमें जाना नहीं है, पार्टनरशिप 32 वाली सब इसमें कवर्ड है। हाँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है बॉडी कॉर्पोरेट की 21D, ठीक है। बिजनेस पढ़ दिया पर उसमें लिखने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। 2 क्लॉज E डेजिग्नेटेड को सेक्शन 7 बताएगा अच्छे से। 21J फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ईयर, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर क्या है? जैसे अपना फाइनेंशियल ईयर होता है 23, 24, 24, 25, ऐसी LLP का फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होगा अगले साल की 31 मार्च को खत्म होगा। ये तो एज यूजुअल है इंडिया में, अप्रैल टू मार्च अपा काउंटिंग करते हैं फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 2 क्लोज L उसके अकॉर्डिंग। However, in case of LLP incorporated after 30th September of the year, financial year may end on the 31st day of the March of the year next following the year। मतलब पता है क्या करें? अगर आपकी LLP 30 सितंबर से पहले बन गई तो आपका फाइनेंशियल ईयर इसी साल की 31 मार्च को खत्म होगा। चाहे जैसे मान लो आपकी LLP 1 सितंबर को बनी, 1 सितंबर 25 में आपने LLP बनाई, तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल कब खत्म होगा? इसी साल 31 मार्च 26 में। लेकिन अगर LLP 30 सितंबर के बाद बनी, यानी टाइम 6 महीने से कम बचा, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 1 साल से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अगले साल की 31 मार्च तक चलेगा। देखना, मैं कह रहा हूं आपने 1 सितंबर 25 को बनाई LLP, राम एंड सन्स LLP, राम एंड सन्स LLP कब बनाई आपने? 1 सितंबर 25 को। कब खत्म होगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 26। सही है, 7 महीने का हो गया ये फाइनेंशियल ईयर, कोई बात नहीं। जुलाई में बनाओ, अगस्त में बनाओ, 30 सितंबर से पहले बनाओ तो आपका 31 मार्च इसी साल खत्म होगा। लेकिन अगर मान लो आपने एक LLP बनाई, एक्स कुमार एंड ब्रदर LLP, कब बनी? LLP फॉर्म्ड ऑन, आपने LLP बनाई, LLP फॉर्म्ड ऑन, आपने LLP बनाई है सपोज 1 नवंबर 2025 को। आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 26। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस साल नहीं होगा, लेट हो गया आप, 6 महीने से कम बच गए हैं साल खत्म होने में, तो अगले साल, यानी आपका पहला फाइनेंशियल ईयर लगभग कितने महीने का हो गया? 12 + 5 17 महीने। क्योंकि उन्होंने झंझट नहीं किया यार, 2-3 महीने के लिए क्या फाइनेंशियल ईयर खत्म करोगे, अकाउंट बनाओगे। उन्होंने कहा अगर 30 सितंबर से पहले बन गया फिर तो इसी साल 31 मार्च को खत्म होगा। 30 सितंबर से लेट हो गए तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च अब भी नहीं और आगे खत्म होगा, 31 मार्च तक। पहला फाइनेंशियल ईयर कितना बड़ा है?
12 महीने तो 26 ताई के, 5 महीने ये ज्यादा हो गया। समझ आई बात? बोलो। फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग एग्जांपल से समझ लो। 15 अक्टूबर 24 को आपने एलएलपी बनाई, 30 सितंबर से लेट हो गए ना आप, 30 सितंबर से लेट हो गए, तो 31 मार्च 26 को, ये 25 को खत्म होगा ना ना ना, 31 मार्च 25 को खत्म नहीं होगा। नो, कब खत्म होगा? मार्च 26, क्योंकि आप 30 सितंबर से लेट हो गए हो, आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगले साल खत्म होगा। बोलो 24 में बनाई, अक्टूबर में अगले साल खत्म। बोलो। इनकम टैक्स में भी अकाउंट अप्रैल टू मार्च बनते हैं, इसलिए दुनिया भी अपने अकाउंट कैसे बनाती है, फाइनेंशियल अकाउंट अप्रैल टू मार्च, क्योंकि डिपार्टमेंट और किसी तरह से अकाउंट अलाउ नहीं करता इनकम टैक्स। तो आप अपने अकाउंट ऐसे ही बना लो ना, ताकि इनकम टैक्स को दिखाओगे क्या अगर किसी और तरह से अकाउंट बनाते हुए तो। बोलो, समझ आई बात? बोलो, आगे चलो। फॉरेन की एलएलपी कौन सी है? नाम से क्लियर है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई वो इंडियन एलएलपी है, जो फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई वो क्या है? फॉरेन की एलएलपी है। 21M बता रहा है, एलएलपी इंडिया के बाहर बनी, जैसे कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई वो फॉरेन कंपनी, वैसे फॉरेन एलएलपी को खास काम था नहीं है। 21M सेक्शन। ओके, 21N पढ़ लिया ऊपर, एलएलपी का मीनिंग बता रहा था। 21N पढ़ लिया आपने, क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से जो रजिस्टर्ड हो वही एलएलपी है। देखो ये बड़े अजीब मीनिंग होते हैं, कंपनी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो वही कंपनी है, वैसे एलएलपी जो एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड हुई वही एलएलपी है। यानी ये कोई मीनिंग वर्ड बताने वाली चीजें नहीं है, ये तो कह रहा है एलएलपी एक्ट में जो रजिस्टर्ड हुई वही एलएलपी है। कॉमर्स स्टूडेंट कौन सा है जिसने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट की है? समझा नहीं रहा, आगे वो वाली चीज है। बोलो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मीनिंग ऊपर आ चुका है। 21M ऊपर तो अपन ने डिटेल में पढ़ा, ये रहा 21N, ये रहा 21N मीनिंग जो एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, दिस एक्ट लिखा है ना 2008 एलएलपी एक्ट, उसमें रजिस्टर्ड हो, लेकिन नीचे जाके मीनिंग डिटेल में समझा दिया। एक अलग तरह का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी वाला, फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप जैसी, वो समझा दिया। चलो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या है ये भी पढ़ लिया ना, 210। क्या इसके बिना एलएलपी नहीं बनेगी? आरओसी को जमा क्या करवाओगे? एलएलपी अग्रीमेंट, लाइक मेमोरेंडम, आर्टिकल और पार्टनरशिप डेट। एलएलपी में क्या बनता है? 210 कहता है एलएलपी अग्रीमेंट। म्यूचुअल राइट ड्यूटी लिखे होते हैं, अगर इसमें कोई राइट ड्यूटी नहीं लिखा, जरूरत पड़े तो क्या देखेंगे? शेड्यूल 1 देख लेंगे, उसके रूल लग जाएंगे। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट के रूल लगते थे 32 वाली में, ऐसे इसमें शेड्यूल 1 के रूल लग जाएंगे। पार्टनर 21Q, एलएलपी का पार्टनर वो है जो एलएलपी में ज्वाइन करता है अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ये भी कोई खास मीनिंग नहीं बताता। एलएलपी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो एलएलपी को ज्वाइन करता है वो एलएलपी का क्या है? मेन तो आप एलएलपी अग्रीमेंट 210 अग्रीमेंट के बिना एलएलपी नहीं बनेगी। 21N मीनिंग एलएलपी एक्ट में जो रजिस्टर्ड हुई वही एलएलपी है, वो पढ़ा। 21D बॉडी कॉर्पोरेट, जिसमें फॉरेन की एलएलपी, इंडिया की एलएलपी, इंडिया की कंपनी, फॉरेन की कंपनी, नहीं आता कॉर्पोरेट सोल प्रोप्राइटर, नहीं आता उसमें सोसाइटी, उसका अपना लॉ है। फाइनेंशियल ईयर पढ़ लिया आपने, कब खत्म मानेंगे? सही है, बोलो। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। 2TA सेक्शन 2 क्लोज TA, सेक्शन 2 क्लोज TA क्या? स्मॉल एलएलपी, जैसे कंपनी एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 2 क्लोज 85, कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 क्लोज 85 स्मॉल कंपनी का, वहां याद हो किसी को, वहां सीलिंग है टर्नओवर की और कैपिटल की, वैसी एलएलपी में भी सीलिंग है। एलएलपी का सेक्शन 2TA क्या कहता है? आपकी एलएलपी को छोटी एलएलपी मान लेंगे,
हमें छोटी एलएलपी मानने से क्या फायदा। जैसे हिंदुस्तान में बीपीएल कार्ड बनता है, भैया ये कम कमाई वाले लोग हैं, बेचारों की इनकम कम है, इनको एक आईडी दे दो बीपीएल कार्ड, ताकि इनको सरकार राशन सस्ता दे दे, इनके बच्चों को नौकरी में प्रेफरेंस मिल जाए, ऐसा। वैसी इस सेक्टर में भी क्या है, एलएलपी जो फाइनेंशियली थोड़ी डाउन है, बहुत ज्यादा सेल, बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है, ऐसी एलएलपी को क्या टैग दे दिया जाएगा बीपीएल फैमिली की तरह, स्मॉल एलएलपी, ताकि आपको कल को क्या है, थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा फॉर्मेलिटी से। क्या ऐसी एलएलपी जिसमें मेंबर का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा ना हो, पर सरकार इसे बढ़ा के एंड में क्या कर सकती है, मैक्सिमम 5 करोड़, ठीक है 5 करोड़, फिलहाल कितना है 25 लाख, आप 25 लाख याद रखो। ऐसी एलएलपी जिसमें मेंबर का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से टोटल ज्यादा ना हो, वैसे सरकार फ्यूचर में इस सीलिंग को बढ़ा के मैक्सिमम कितना कर सकती है, 5 करोड़, फिलहाल 25 लाख। और जिस एलएलपी की सेल उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो सबमिट की आरओसी को, उसके अकॉर्डिंग 40 लाख से ऊपर सेल नहीं है, वैसे सरकार इसे बढ़ा के फ्यूचर में क्या कर सकती है, 50 करोड़, फिलहाल कितना है 40 लाख, इतना याद रखो। ऐसी एलएलपी जिसके लास्ट फाइनल अकाउंट में जो आरओसी को सबमिट किए, उसमें उनका टोटल मेंबर का कंट्रीब्यूशन यानी कैपिटल 25 लाख से ज्यादा ना हो, जिनकी सेल 40 लाख से ज्यादा ना हो, ऐसी एलएलपी को कौन सा टैग दे दिया जाएगा, स्मॉल एलएलपी। फायदा क्या होगा, फ्यूचर में इनको कई फॉर्मेलिटी से क्या कर दिया जाएगा, रिलैक्स। सेक्शन 2 क्लॉज TA। चलिए, ये सीलिंग आने वाले टाइम में बढ़ाई जा सकती है, जो ये सेल है 40 लाख, इसे 50 करोड़ तक भी किया जा सकता है, और ये जो 25 लाख की कैपिटल है इसे बढ़ा के 5 करोड़ तक भी किया जा सकता है, फिलहाल नहीं है, ठीक। और सरकार की शर्तें पूरी करो जो भी, तो आपको कौन सा टैग दे दिया जाएगा अगर आप चाहो तो। जैसे बीपीएल फैमिली को भी सरकार क्या कहती है, आपकी इनकम बताओ कितनी है, एफिडेविट दो, फिर देगी ना कार्ड बनाएगी, वैसी एलएलपी सरकार की शर्तें पूरी करे, प्लस सभी मेंबर का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा ना हो, और इनकी टर्नओवर बीते साल के फाइनल अकाउंट जो इन्होंने आरओसी को सबमिट किए, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट होती है, आप फाइनल अकाउंट ही समझ लो, उसके अकॉर्डिंग सेल 40 लाख से ऊपर ना हो, तो आपको क्या मान लिया जाएगा, आपको मान लिया जाएगा स्मॉल एलएलपी। बोलो सही है, बोलोगे डाउट, किसी को प्रॉब्लम, आगे चलो। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये पहले भी बता चुका हूं। सेक्शन 4 क्या, सेक्शन 4 कहता है पार्टनरशिप एक्ट 32 के लिए कि पार्टनरशिप एक्ट 32 के रूल एलएलपी पे नहीं लगते, कंपनी जैसी है ये, पार्टनरशिप जैसी नहीं। सेक्शन 5 कहता है कौन पार्टनर बन सकता है एलएलपी का, बता दिया, एक एलएलपी भी, एक फॉरेन की कंपनी, इंडिया की कंपनी, और एक इंडिविजुअल। फॉरेन का एक बंदा भी, मिस्टर गोम्स भी बन सकते हैं क्या एलएलपी में मेंबर, मिस्टर गोम फॉरेनर है, नॉन रेजिडेंट है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं, क्या वो भी एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं, बन सकते हैं। डेजिग्नेटेड भी बन सकते हैं अगर दूसरा 120 दिन से ज्यादा रहता हो, तो दोनों में से एक डेजिग्नेटेड 120 दिन से ज्यादा रहता हो। आम मेंबर, आम पार्टनर तो कोई भी बन जाए, इंडिया का या फॉरेन का, तो कोई इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी। इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अ पार्टनर, इंडिविजुअल कैपेबल नहीं है पार्टनर बनने के लिए, इफ कैपेबल नहीं है पार्टनर बनने के लिए, इफ he has been found to be unsound by a court of competent jurisdiction। कहते क्या, आप पागल ना हो, इंडिविजुअल बन जाएगा, पागल ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो, और या जिसने अभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ, अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए, अभी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, ऐसे लोग एलएलपी में ज्वाइन नहीं कर सकते। जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड है, या जिन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है, या जो पागल है, सभी इंडिविजुअल पार्टनर बन सकते हैं। कहीं नहीं लिखा इंडियन हो, याद रखना, इंडिविजुअल कोई भी, एनी इंडिविजुअल, चाहे वो इंडियन हो
चाहे वो क्या और फॉरेन कोई माइनर ना हो नॉर्मली। तो माइनर को तो वो 32 वाली पार्टनरशिप लिमिटेड के लिए बनाती है पार्टनर, ठीक है ना। माइनर ना हो, पागल ना हो, पागल इंसॉल्वेंट ना हो। सेक्शन 6 पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम कितने, कितने मर्जी। डेजिग्नेटेड कितने, 2, एक कम से कम 120 दिन इंडिया में रहता हो। दोनों डेजिग्नेटेड क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल, एक इंडिया में 120 दिन रहे। कंपनियां है तो अपना नॉमिनी बनाएंगी, वो डेजिग्नेटेड बनेगा। तो 2 ज्यादा की कोई लिमिट नहीं। अगर एक ही रह गया, मान लो अक्षरा और चहक 2 एलएलपी में पार्टनर थे, चहक रिजाइन कर गई, एलएलपी से चली गई, कहती मैं और बिजनेस करूंगी, चली गई। अक्षरा को क्या चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी और पार्टनर बनाना चाहिए, 2 की गिनती पूरी करो, वरना एलएलपी को क्या करो, डिसॉल्व। अक्षरा ऐसी एलएलपी चलाती रहे अकेली, 6 महीने बाद भी अगर अक्षरा अकेली इस एलएलपी को चलाएंगी, 6 महीने के बाद जितने भी लाइबिलिटी बड़ी क्राइटेरिया बड़े आप पर्सनली लायबल हो वो चुकाने के लिए। आपके पार्ट पे गलती है, 6 महीने भी बहुत दे दिए सरकार ने कि 6 महीने तक होता है कि कोई पार्टनर ढूंढना है, किसी को एलएलपी में जोड़ना है, थोड़ा टाइम दे दिया, पर 6 महीने बाद फिर या बंद कर दो, अगर नहीं पार्टनर मिलता है बंद कर दो। पर आप चलाए जा रहे हो अकेले एलएलपी को, जबकि लोग कहता है 2 पार्टनर जरूरी है। 6 महीने बाद आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, जिस अकेले ने एलएलपी चलाई, अनलिमिटेड। उसके बाद जो लायबिलिटी बढ़ेगी आपको पर्सनली देनी होगी घर से लाके। क्लियर, ये बात यहां 6 महीने वाली क्लियर लिखी है। क्लियर, सेक्शन 7 बता रहा था ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, जिसे सेक्शन 7 कह रहा है। क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 में लिखा है, कितने होने चाहिए डेजिग्नेटेड, 2 इंडिविजुअल, कम से कम उसमें से एक क्या हो, 120 दिन इंडिया में रहे, जिसे क्या बोलते हैं, रेजिडेंट हो इंडिया में। कंपनियां हैं तो कंपनियां क्या करें, अपना नॉमिनी बनाएं, और नॉमिनी क्या बन जाएगा, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर सारी कौन है आपकी एलएलपी में बड़ी कॉर्पोरेट, तो भैया नॉमिनी कोई डेजिग्नेटेड बनाना पड़ेगा ना। अगर आपके इंडिविजुअल है 5-6, 5 राम श्याम मोहन सोहन कृष्ण कई हैं इंडिविजुअल, और 7-8 कंपनियां हैं, तो उन 5 में से बनाना डेजिग्नेटेड। जब है ना इंडिविजुअल उनको बनाओ, ना होते तो फिर कंपनियों के नॉमिनी को अपा बना लेते, क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर। 2 चाहिए, बात होगी। एग्जांपल, एक देयर इज एन एलएलपी नेम है इंडियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड, नहीं एलएलपी इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी चल रही है इंडिया में, बड़ी प्राइवेट ऐसे कंपनियां हैं या एलएलपी हैं जो हेलीकॉप्टर किराए पे देते हैं। चलो, इंडियन हेलीकॉप्टर एलएलपी नाम की एक एलएलपी है जिसमें 5 पार्टनर है, ए नॉन रेजिडेंट, बी नॉन रेजिडेंट, सी रेजिडेंट, डी रेजिडेंट, ई रेजिडेंट। 3 रेजिडेंट और 2 नॉन रेजिडेंट है। कौन कौन नॉन रेजिडेंट है, ए बी, ए और बी दोनों नॉन रेजिडेंट है, और सी डी ई कौन है, रेजिडेंट, इंडिया में बसे हुए हैं। तो कहते हैं इस केस में 2 डेजिग्नेटेड बनाने, कम से कम एक कौन हो, इंडिया में बसाओ। यानी एक तो कम से कम किस में से आना चाहिए, मिनिमम 1 डीपी डेजिग्नेटेड, किस में से बनेगा, सीडी में। दोनों बना लो आपकी मर्जी, कम से कम एक तो सीडी से बनेगा, एक नॉन रेजिडेंट बन जाएगा डेजिग्नेटेड। दोनों ही डेजिग्नेटेड नॉन रेजिडेंट नहीं बन सकते, है ना। क्लियर, अगर दोनों ए बी डेजिग्नेटेड बन गए तो गलत है, लो अलाउ नहीं करता। कम से कम एक तो सीडी में से बनाना पड़ेगा। इनको क्या लेना पड़ता है, डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। लायबिलिटी क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर की, सेक्शन 8 कहता है ये सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइनिंग अथॉरिटी है, सारे डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स की रिटर्न, आरओसी को जो फाइनल काउंट की कॉपी या सोल्वेंसी स्टेटमेंट भेजनी है, कौन जिम्मेवार है भेजने के लिए, डेजिग्नेटेड। वही बात है, डेजिग्नेटेड बनने से नंबर तो बनते हैं लेकिन जिम्मेवारियां भी बढ़ती हैं, समझ आई ना बात। परिवार का करता है, चीफ का करता, वैसे तो सिक्का चलता है उसका, हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन ये भी याद रखो उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है और जिम्मेवारियां भी बहुत हैं उसके ऊपर। चलो,
स्कूल का प्रिंसिपल या कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया, अच्छी बात है, प्रिंसिपल है, सारे टीचर, सारा स्कूल इज्जत करता है, लेकिन स्कूल में कुछ भी हुआ तो प्रिंसिपल साथ में लपेटा जाता है, भैया तेरे स्कूल में ये हुआ, ऐसा है ना। अब शहर में एसपी है, एसपी साहब सारी पुलिस के कप्तान बोलते हैं, कैप्टन है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो शहर में पुलिस वालों ने कुछ भी गलत किया तो सीधा एसपी पे बात आएगी, मीडिया में आ गई तो एसपी साहब सस्पेंड। ऐसे ही होता है भैया, नाम तो है, जिम्मेवारी भी बहुत है, ये तो है ही है। फिर सरकार का कोई नेता गलत कर दे तो सीधा सीएम पे बात आती है कि नहीं, और सीएम बदले जाते हैं, कई बार कई जगह बदले जाते हैं। चलो, चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन 8 ने बता दिया डेजिग्नेटेड की क्या जिम्मेवारी है। सेक्शन 9 कहता है बदला जा सकता है, यस, जब भी वैकेंसी आए, डेजिग्नेटेड पार्टनर चला जाए या रिजाइन कर दे तो आपको 30 दिन में नया बंदा अपॉइंट करना है, ठीक है ना। और किसको बताना होगा आपको, आरओसी को, कि बंदा बदल गया, डेजिग्नेटेड और आ गया है, ठीक है। किसी भी वजह से डेजिग्नेटेड पार्टनर आपका जो है वो रिजाइन कर दे तो 30 दिन के अंदर अंदर नया डेजिग्नेटेड अपॉइंट करके उसका नाम आरओसी को भेज देना, सेक्शन 9 कहता है। 10 पेनल्टी, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर कंप्लायंस ना करे एलएलपी की तो डेजिग्नेटेड पार्टनर पेनल्टीज देने के लिए लायबल है। कितनी वो रखा नहीं गया सिलेबस में, पेनल्टीज लगेंगी, एक्शन किस पे होगा, डेजिग्नेटेड। सेक्शन 10 कहता है तू डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तेरी ड्यूटी है इनकम टैक्स की रिटर्न भर, आरओसी को डाटा दे, सारी जिम्मेवारियां तेरी, और नहीं फॉलो करेगा तो तेरे पे पेनल्टी। 9 कहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर चला जाए तो नया बना लो 30 दिन में, आरओसी को बता दो। सेक्शन 8 कहता है डेजिग्नेटेड की लायबिलिटी क्या है, सारी फॉर्मेलिटी यही करता है, साइन यही करता है, तरह तरह की रिटर्न आरओसी को डाटा यही भेजता है। 7 तो मेन सेक्शन ही है जो बताता है 2 डेजिग्नेटेड होंगे, कम से कम एक इंडिया में रहे, डीपीआई नंबर लेगा, इसके ऊपर सारी जिम्मेवारी है। क्लियर है। सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन, हाँ जी, एलएलपी बनानी है तो क्या करोगे, 2 बंदे ढूंढो सब्सक्राइबर, क्योंकि एलएलपी बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 पार्टनर, तो 2 बंदे ढूंढो जो बनेंगे एलएलपी में फर्स्ट मेंबर, यानी पार्टनर बनने को तैयार हो। वो बंदे, मेरे को फोन करता है नमन, कहता है जी हम लोग एलएलपी बनाने हैं, बोलो क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा पहले 2 बंदे ढूंढ लिए क्या, जो एलएलपी के फर्स्ट पार्टनर बनने को तैयार हो, उनके साइन कराऊंगा मैं, बना देंगे आपकी एलएलपी। कहता मिल गए सर, ओके। क्या लिखोगे एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स में इनकॉर्पोरेशन के लिए, आरओसी को क्या बताओगे आप बताओगे नेम ऑफ द एलएलपी क्या रखा है, ठीक है, कौन सी हरियाणा पंजाब कौन सी स्टेट में एलएलपी चलाओगे, एलएलपी का एड्रेस क्या है, एग्जैक्ट एड्रेस कौन सा है, स्टेट का नाम, उसका जो बनने को तैयार है फर्स्ट मेंबर, उनका नाम भी बता दो, नेम बता दो, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, ओके। और डेजिग्नेटेड कौन बनेंगे उनका भी नेम एड्रेस बता दो। अगर यही दोनों जो है यही बनेंगे तो फिर ठीक है, लिख दो यही दोनों डेजिग्नेटेड है और यही फर्स्ट पार्टनर है, इनका नेम और एड्रेस कहां रहते हैं आपको बताना है। कोई और भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी तो देंगे, सीधी सी बात है। एलएलपी बनानी है, आरओसी को क्या बता दो, एलएलपी एग्रीमेंट की कॉपी लगा दो जिसमें सब कुछ होता ही है, एलएलपी का नाम, स्टेट कौन सी में खुलेगी, एड्रेस एलएलपी का, कौन फर्स्ट पार्टनर बनने को तैयार है उनके नेम एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर के नेम एड्रेस, ये सब सबमिट कर दो रिक्विजिट फीस के साथ। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कहां साइड सबमिट करना है बता चुका हूं, रजिस्ट्रार आरओसी, आपकी स्टेट में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसको सबमिट कर दो। ऑनलाइन सबमिट होता है, एमसीए की साइट के थ्रू होता है, एट किस पे, mca.gov.in पे साइन होता है। और एक सीए एडवोकेट या सीएस की डिक्लेरेशन, फीस लेंगे वो, अपनी डिक्लेरेशन देंगे कि सारी फॉर्मेलिटी एलएलपी बनाने की पूरी कर दी गई हैं, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी हैं इन्होंने, और वो भी साइन करेगा कौन, जो फर्स्ट बने हैं ना वो पार्टनर, उनमें से एक साइन करेगा कि सारी फॉर्मेलिटी हमारे हिसाब से एलएलपी बनाने की सही से पूरी कर दी गई हैं, सारी डिटेल दे दी गई है, ओके। पेनल्टी ऑन सीएसीएस एडवोकेट, अगर ये सीएसीएस ने गलत इंफॉर्मेशन पे सर्टिफिकेट दे दिया, सीए को पता है गड़बड़ है, गलत पर्पस के लिए एलएलपी बन रही है,
फिर वो कह दें ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी है एलएलपी बनाने की, तो सीए एडवोकेट या सीएस पे फाइन हो सकता है कम से कम 10,000, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख, और 2 साल जेल भी हो सकती है। वो तो नहीं साइन करता आगे से एलएलपी का एग्रीमेंट, वो कहते यार कोई गड़बड़ हुई तो मेरे पे पंगा आ जाएगा। वो तो है ही है भाई, आप सोच के साइन करो, फीस ले रहे हो आप, डॉक्यूमेंट पे साइन करते हो सोच के करो क्या सारी फॉर्मेलिटी सही हैं, वरना तुम भी लपेटे जा सकते हो सीए सीएस एडवोकेट। क्या 2 साल जेल, 10,000 से लेके क्या हो सकता है 5 लाख का फाइन। सही भी है भैया, आप यूं ही धड़ाधड़ साइन मार दो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ। चलो पढ़ लोगे, पढ़ो कल देख। इसमें ना कोई केस या वो वाली चीजें नहीं है, ये थोड़ा बोरिंग है, ये एज इट इज थ्योरी है, इसमें कोई वो केस झगड़े झुगड़े वैसे नहीं है।